जैसा कि हेराक्लिटस ने कहा था, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरांक है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दुनिया में तो ये बात शायद सबसे ज्यादा सटीक बैठती है। तो चलिए आज इसी बदलते समीकरण को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम आज भारत और तुर्की के बीच जो ये हालिया तनाव भरा है ना, और इसका सीधा असर हमारे एविएशन सेक्टर मतलब विमानन उद्योग पर कैसे पड़ रहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हाँ, और ये चर्चा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी खासतौर पर महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भू राजनीति और अर्थव्यवस्था, इन सब के ताने बाने को छूती है। हमारी ये सारी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। उसमें बताया गया है कि कैसे एयर इंडिया और इंडिगो जैसी अपनी भारतीय एयरलाइंस वो अब तुर्की के साथ अपने कारोबारी रिश्तों पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर हुई हैं। और बात यहीं से दिलचस्प हो जाती है ना? एयर इंडिया ने अपने कुछ बड़े विमानों के रखरखाव यानी मेंटेनेंस के लिए तुर्की पर अपनी निर्भरता कम करने का फैसला किया है। एयर इंडिया के सीईओ कैम्बल विल्सन ने भी साफ कहा है कि वो तुर्की टेक्निक के विकल्प तलाशेंगे। अब सवाल है, ये कदम क्यों? पहली नज़र में तो हाँ, लगता है जनता की भावनाओं का सम्मान करने के लिए। बिल्कुल। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो छिपी नहीं है। देखिए, स्रोत के मुताबिक तुर्की का पाकिस्तान को खुला समर्थन, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर, और फिर हाल के संघर्षों में कथित तौर पर भारतीय हितों के खिलाफ तुर्की ड्रोन के इस्तेमाल की खबरें, इन सब ने माहौल बदला है। इंडियन एक्सप्रेस के लेख में तो खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। ये शायद हाल की कोई सीमा पार घटना या सुरक्षा अभियान होगा। उसके बाद ये भावनाएं और तेज हुई हैं। तो साफ है कि भू राजनीतिक तनाव अब सीधे सीधे कारोबारी फैसलों पर असर डाल रहा है। लेकिन ये बदलाव करना, खासकर जब बात बड़े विमानों के रखरखाव की हो, ये क्या इतना आसान है? मतलब रातों रात तो ये हो नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। असल में भारत में जो चौड़ी बॉडी वाले बड़े विमान है ना, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, उनके लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, जिसे एमआरओ कहते हैं, उसकी मजबूत फैसिलिटीज की अभी थोड़ी कमी है। ये बहुत, आप समझिए, जटिल काम है। इसमें भारी निवेश और उच्च तकनीक चाहिए होती है। तो एयर इंडिया को तुरंत विकल्प मिलना मुश्किल है। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया या पश्चिम एशिया या शायद अमेरिका, इन क्षेत्रों में पार्टनर ढूंढने होंगे। और इसमें वक्त तो लगेगा ही, और अपनी लॉजिस्टिक की चुनौतियां भी होंगी। तो क्या ये मामला सिर्फ एयर इंडिया तक ही सीमित है, या इसका दायरा और भी फैला है? मतलब क्या और कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं? नहीं, इसका असर और भी फैला है। सरकार ने पहले ही एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने तुर्की की जो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है सेलेबी, उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया है। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के 9 हवाई अड्डों पर सेलेबी का कामकाज एकदम ठप हो गया। तो ये दिखाता है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, भले ही इसके आर्थिक मायने कुछ भी हों। अच्छा, और इंडिगो का क्या? उनकी भी तो तुर्की एयरलाइंस के साथ कोई साझेदारी थी ना? हाँ, इंडिगो का मामला भी अहम है। इंडिगो ने क्या किया था? तुर्की एयरलाइंस से 2 बोइंग 777 विमान डैम्प लीज पर लिए थे। अब ये डैम्प लीज का मतलब है कि विमान के साथ साथ क्रू, मेंटेनेंस, बीमा, ये सब भी दूसरी एयरलाइन यानी यहाँ तुर्की एयरलाइंस ही मुहैया कराती है। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने इंडिगो के इस लीज को बढ़ाने के अनुरोध को बहुत सीमित कर दिया है। उन्हें सिर्फ 3 महीने का, वो भी एक तरह से आखिरी एक्सटेंशन मिला है, और वो भी साफ शर्त के साथ कि उन्हें यह व्यवस्था जल्द खत्म करनी होगी। तो इसका जमीनी मतलब क्या हुआ फिर? इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने तो कहा है कि वो नियमों का पालन करेंगे। तो क्या इससे दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल जाने वाली उनकी उड़ानों पर असर पड़ेगा? तो असर पड़ना तो लगभग तय है, खासकर कह सकते हैं सितंबर के बाद। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो इंडिगो को इन व्यस्त रूटों पर वो जो 500 से ज़्यादा सीटों वाले बड़े बोइंग 777 थे, उनकी जगह शायद अपने छोटे एयर 320 परिवार के विमान लगाने पड़े, और उनकी क्षमता तो आधे से भी कम है। तो इसका सीधा मतलब है सीटों की उपलब्धता कम होगी, और मुमकिन है कि किरायों पर भी इसका कुछ असर दिखे। इंडिगो के लिए ये एक बड़ी ऑपरेशनल चुनौती होगी। उन्हें जल्दी ही कोई वैकल्पिक इंतजाम करना होगा विमानों का। तो कुल मिला के ये साफ दिख रहा है कि कैसे दो देशों के बीच ये जो राजनीतिक दूरी बढ़ रही है, वो सीधे तौर पर व्यावसायिक रिश्तों और यहाँ तक कि आम यात्रियों की हवाई यात्रा को प्रभावित कर रही है। ये सिर्फ राजनयिक बयानों तक सीमित नहीं रहा अब,
बल्कि ज़मीनी हकीकत बन चुका है। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध न सिर्फ कंपनियों के कामकाज बल्कि यात्रियों के अनुभव तक को बदल सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं और जनता की भावनाएं, जैसा हमने एयर इंडिया, सेलेब्री और इंडिगो के मामलों में देखा, वो अब आर्थिक और कारोबारी फैसलों को दिशा दे रही हैं एक तरह से। तो आज की इस बातचीत में हमने इंडियन एक्सप्रेस के लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश की कि भारत तुर्की रिश्तों की ये जो कड़वाहट है वो एविएशन सेक्टर को कैसे नए सिरे से आकार दे रही है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के जो भू-राजनीतिक बदलाव होते हैं वो लंबी अवधि में वैश्विक सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अलग-अलग देशों के बीच सहयोग के जो दूसरे पहलू हैं उन पर क्या और कैसा असर डाल सकते हैं। लगता है कंपनियों को अब अपनी रणनीतियों में वो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है ना, उसको पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल। ये चर्चा आपको कैसे लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, खासकर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही विश्लेषण लाते रहेंगे।